नमस्कार। ज्ञान में विद्या शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे हो आप, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, हम शिक्षा शास्त्र क्लस्टर का पैटर्न लेकर चल रहे हैं, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। तो उसमें आज में हमारा टॉपिक है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 क्यों लाया गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? RTE, राइट टू एजुकेशन, क्यों लाया गया? ऐसी क्या समस्या आ गई, ऐसी क्या विपदा आ गई जिससे ये लाना पड़ा? तो पहले हम थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अंदर अनुच्छेद 45 के अंदर ये बात की गई है, 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। ये किसके अंदर बात की गई है? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, उसके अंदर ये बात की गई है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 45। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसी समय ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनकर तैयार हो गए थे, और उसी के अंदर अनुच्छेद 45 में यह बात की गई थी, जो 14 वर्ष तक के बालक हैं उसको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। और फिर आगे एक संविधान संशोधन और हुआ है, उसमें जैसे हमारे जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार भी बोल सकते हो आप, मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 21 के, ध्यान में रखना, 21 के तहत यही बात की गई है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है। और ये जो अनुच्छेद 21 के है, ये कब लाया गया? तो 46वें संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन कब किया गया? 2002 को, ध्यान में रखना। ये 46वां संविधान संशोधन इसी के तहत हुआ है, बच्चों को एजुकेशन के लिए ये मुख्य रूप से किया गया है। तो 46 संशोधन में जिसमें अनुच्छेद कौन सा लाया? 21 के, उसके अंदर क्या बात की गई कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। फिर हमारे जो कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य के अंदर पहले हमारे 10 ही कर्तव्य थे, लेकिन 46वें संविधान संशोधन के तहत एक नया कर्तव्य लाया गया, 51 के। मूल कर्तव्य के अंदर अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 51 के। उसमें क्या बात की गई है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, ये बात की गई है। और ये संशोधन कब हुआ? 46वां संशोधन जो होता कब है? 2002 को। ठीक है, ये 51 अनुच्छेद 51 के लाया गया, जिसमें ये बात की गई। तो ये प्रयास सरकार की तरफ से जारी थे, लेकिन फिर भी विशेषकर शिक्षा जो बालक 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है 2009। ये 2009 का जो अधिनियम बना है, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, क्या क्या मुख्य इसके उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये कब लाया गया? 2009 के अंदर। तो राज्यसभा के अंदर कब पारित होता है? 20 जुलाई
2009। डेट याद रखें, बहुत अच्छी बात है, कॉम्पिटिशन वगैरह परीक्षा में डेट पूछ ली जाती है, ठीक है। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम आरईटी राइट एजुकेशन लोकसभा के अंदर 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ और लोकसभा के अंदर 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और राष्ट्रपति जो वर्तमान में उस समय राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल, उसने हस्ताक्षर कब किए, 26 अगस्त 2009 को। तो हमारा शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ है, 2009 को, या आप निर्माण भी बोल सकते हो। पारित हुआ 2009 के अंदर, ठीक है। और लागू कब किया गया, ये भी डेट बहुत बार पूछी जाती है, भैया ध्यान में रखना। तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया। कहाँ लागू हुआ, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे सरकारी हो, चाहे निजी हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य हो, सभी राज्यों के अंदर इसको लागू कर दिया गया। कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर पारित या निर्मित पूछे तो 2009 में, ठीक है। लागू कब किया, तो 1 अप्रैल 2010 को। तो ध्यान में रखना डेट में कहाँ हुआ, सभी जगह हो गया, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंदर, और गैर सरकारी हो चाहे सरकारी हो, चाहे माध्यमिक हो चाहे प्राथमिक हो, सभी में इसको लागू कर दिया गया। ये तो बात हो गई इसकी। अब ये जब लागू हुआ तो इसके अंदर 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय है और 1 अनुसूची है, ठीक है। 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ इसके तहत। अब हम एक छोटी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं, ये राजस्थान में कब लागू हुआ या कब बनकर तैयार हुआ। तो हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर ये 29 मार्च 2011 को पारित हुआ, ध्यान रखना। और लागू कब हुआ, लागू होता है 1 अप्रैल 2011 को। ये कहाँ लागू हुआ है, राजस्थान में, ध्यान में रखना। इसमें धारा 238 क्या है आपके, उसमें जो राज्य सरकार है उसको ये अधिकार दिया गया कि आप प्रत्येक राज्य को ये सूचना दे दीजिए या सूचित कर दीजिए कि अपने राज्य के अंदर इसको पारित कर ले। तो राजस्थान ने 29 मार्च 2011 को पारित कर लिया था और लागू कब किया, 1 अप्रैल 2011 को। यहाँ डेट सेम है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ सभी राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर कब होता है, 1 अप्रैल 2011, डेट ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम इसके जो 7 अध्याय दे रखे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 7 अध्याय के अंदर क्या बातें की गई है। नंबर 1 के बाद क्या बातें आती है, प्रारंभिक, जो शुरू की बातें, वो कैसे बना, कैसे विस्तार है, शब्दावली कैसी है, ये चीजें 1 के अंदर आती है। नंबर 2 में क्या आती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाए। नंबर 3 में आती है जो राज्य सरकार है, स्थानीय अधिकारी हैं और एक अभिभावक का दायित्व बनता है कि बच्चों को शिक्षा दिलाए। नंबर 4 में बात आती है विद्यालय और शिक्षक का दायित्व है कि वो विद्यालय के अंदर आने के बाद बच्चे को ऐसा वातावरण दे, ऐसी सुविधा दे कि बच्चा आगे बढ़ सके। नंबर 5 पर बात आती है जो पाठ्यक्रम है, कैसा पाठ्यक्रम लागू किया जाए वो तय करना और पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करवाना, ठीक है। 6 नंबर पर बात आती है बालकों के जो अधिकार दिए गए हैं उसका संरक्षण किया जाए, उसकी रक्षा की जाए। और 7 नंबर में बात की गई है प्रक्रिया। तो ये कुछ 7 जो अध्याय थे वो थे। अब हम इसकी जो 38 धारा है उसका मुख्य देख लेते हैं।
कैसे बना, कब लागू हुआ, शब्दावली क्या है, तीनों के अंदर ये बातें की गई है। और 4 नंबर धारा है वो मोस्ट है, ध्यान में रखना। और क्या बात की गई है 4 नंबर धारा के अंदर? 4 नंबर धारा के अंदर बात की गई है कि आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाए। आयु के अनुसार स्कूल में प्रवेश दिया जाए। आयु से क्या तात्पर्य है? जैसे मान लो बच्चा 6 वर्ष का है तो प्रथम क्लास में उसको एडमिशन दे दिया जाए। मान लीजिए बच्चा 14 वर्ष का है तो 8वीं तक, तो 14 वर्ष तक आपको 8वीं क्लास तक उसको पास करवाना है, ये उसकी आयु का है। तो 4 नंबर धारा के अंदर आयु की बात की गई है। 5 के अंदर, 5वीं मोस्ट है आपकी धारा 5 देखें हम, तो धारा 5 के अंदर क्या बात की गई है? धारा 5 के अंदर बात की गई है टीसी संबंधित, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, विद्यालय बच्चे को टीसी देने से मना नहीं कर सकते। सरकारी तो वैसे ही दे देते हैं, लेकिन निजी के अंदर कभी ऐसा होता है फीस वगैरह कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी रह गई है, तो उसको टीसी देने से मना नहीं कर सकते। ये धारा 5 के अंदर बात की गई है। अगर ऐसी कोई बात सामने आई तो उस विद्यालय पर कार्रवाई होती है, ठीक है। और धारा 6 के अंदर क्या बात की गई है? 6 के अंदर बात की गई है बच्चों और शिक्षकों का अनुपात कितना, बालकों एवं शिक्षकों का अनुपात। तो अनुपात 2 प्रकार का है। प्राइमरी के अंदर 30 बालकों पर 1 अध्यापक, तो 3:1 हो गया, ठीक है। और जो उच्च प्राथमिक है उस पर होता है 35 बालकों पर 1 अध्यापक, यहाँ 30 पर 1 अध्यापक लग रहा है और यहाँ 35 पर 1 अध्यापक। ये प्राइमरी की बात है, ठीक है। और ये प्राथमिक की और ये उच्च प्राथमिक की। अगर मान लो प्राथमिक के अंदर 200 बच्चे होंगे, कितनी संख्या हो गई है? 200 बच्चे होंगे, तो वहां पर एक प्रधानाध्यापक का प्रावधान है। और 200 से अधिक संख्या होने पर प्राइमरी में 40 पर 1 अध्यापक का प्रावधान हो जाता है, ये भी ध्यान में रखना। और यहाँ जो उच्च माध्यमिक है, उस माध्यमिक में अगर 100 बच्चे हो गए हैं तो एक प्रधानाध्यापक के प्रावधान, ठीक है। तो ये इसमें बालकों के और शिक्षकों अनुपात का डिवाइडेशन है। और एक अध्यापक में एक कमरे में 30 बच्चे हैं और एक अध्यापक में एक कमरे की आवश्यकता है, और जो प्रिंसिपल आया है या प्रधानाचार्य उसके लिए एक रूम की आवश्यकता और होती है। तो ये धारा 6 के अंदर बात की गई है। आगे देखते हैं 7 के अंदर क्या बात है? धारा 7 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर या दोनों अनुदान देकर इस नियम को पूर्ण करवाती है या तैयार करवाती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिलकर तय करती है। जब ये योजना लागू हुई थी उस समय अनुपात कितना था? 65:45 था, ये अनुदान था। अभी वर्तमान में कितना है? 68 और 32 का अनुपात। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुदान देती है जिससे इस योजना को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये धारा 7 के तहत बात की गई है। आगे चलते हैं हम धारा 8, 9 और 10 तीनों धारा के अंदर क्या बात की गई है? 8 के अंदर राज्य सरकार का दायित्व है। 9 के अंदर स्थानीय जो अधिकारी हैं उनका है। और 10 के अंदर किसका है? अभिभावकों का।
इनका तीनों का दायित्व है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा पूर्ण करवाएं। कोई बच्चा मान लो विद्यालय में नहीं जा रहा है, घर पे बैठा, तो अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि उसको विद्यालय में छोड़ा जाए या विद्यालय पहुंचाया जाए। और जो राज्य सरकार है उसका दायित्व है ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का प्रचार प्रसार करें या उसको अवगत कराएं बच्चों को शिक्षा संबंधित बातें। और स्थानीय जो अधिकारी है उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि आसपास के एरिया में घूमकर देखकर ये तय करें, देखें कोई बच्चा एजुकेशन से वंचित तो नहीं है। तो इनका दायित्व बनता है। धारा कौन कौन सी होगी? 8, 9 और 10 के। धारा हम 11 को देखें तो 11 के अंदर क्या बात की गई है? 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको राज्य सरकार का दायित्व बनता है। ठीक है, ध्यान में रखना। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि इन बच्चों को अनिवार्य रूप से अच्छी प्रकार व्यवस्थित रूप से इसको शिक्षा प्राप्त कराई जाए, क्योंकि इसकी जो एज है वो छोटी है। तो विशेष ध्यान या विशेष व्यवस्था के तहत इनका शिक्षा पूर्ण कराई जाए। ये धारा आपके 11 के तहत बात आती है। और अगर हम धारा 12 देखें तो 12 में क्या बात की गई है? जो निजी विद्यालय हैं, निजी स्कूलों को 25%, ठीक है, 25% गरीब बच्चों के लिए आज कोटा होता है, उस कोटे की पालना करनी अनिवार्यता है। अगर उस 25% कोटे के अंदर विद्यार्थी ने नहीं आए या विद्यार्थी प्रवेश नहीं लिए तो उस निजी विद्यालय पर कार्रवाई की जा सकती है। ये धारा 12 का तहत बातें की गई है, ध्यान में रखना। और धारा हम 14 देखें तो 14 में बात की गई है अगर बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चे का एडमिशन नहीं रोका जा सकता, विद्यालय में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। ये कौन सी धारा के तहत बात की गई है? 14 के तहत। और धारा 15 भी इसी से जुड़ी हुई है। उसके अंदर क्या है? प्रवेश देना ही होगा, देना ही होगा। अगर मान लीजिए विद्यालय खुलने के बाद बच्चा 2 महीने बाद प्रवेश लेने के लिए आया है तो विद्यालय वाले उससे मना नहीं कर सकते, संस्था प्रधान उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि 6 माह तक एडमिशन देने का प्रावधान दिया गया है। तो ये धारा 15 के तहत आती है। आगे चलते हैं हम। आगे हम धारा देखें 17, मोस्ट है, काफी बात पूछ जाती है 17 धारा। 17 धारा के अंदर क्या बात की गई है? बालकों को शारीरिक एवं मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। विशेष ध्यान में रखना। 17 मतलब खतरा दंड वाला। तो शिक्षक किसी भी प्रकार से बच्चे को चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो या जाति सूचक गालियां हो नहीं दे सकता। अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आया है तो उस पर कार्रवाई होती है। ये भी आपने कभी बहुत बार न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो ये धारा कौन सी तहत आता है? 17 के तहत। अब हम आगे चलते हैं तो इसमें धारा जो 18 दे रखी है आपके 18 तहत की गई है कि जो निजी विद्यालय खुलते हैं उनको परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। अगर उसको बिना परमिशन के विद्यालय वगैरह खोल दिए गए तो वो मान्यता उसकी क्या रद्द कर दी जाती है। तो मान्यता लेकर ही विद्यालय खोले जाए या चलाए जाए। मान्यता में कुछ विशेष होता है, कितना एरिया है, खेलकूद का मैदान कितना है, ये सब चीजें देखकर ही उसको मान्यता दी जाती है। ये धारा कौन सी तहत है? 18 के तहत आती है। अब हम धारा देखें 21। धारा 21 की बात करें तो विद्यालय समिति का गठन करना चाहिए। विद्यालय के अंदर ऐसी समिति बनानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय समिति का गठन करें। गठन समिति के अंदर कौन आ सकता है? जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच आ गया और कोई मुख्य व्यक्ति आ गया, उसकी गठन करके समिति बनाई जाए जिससे विद्यालय में कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो उसके द्वारा पूर्ति करवाई जा सकते। जैसे रूम वगैरह बनवाने हो और विद्यालय को फर्नीचर वगैरह व्यवस्था करवानी हो, जल की व्यवस्था करवानी हो, तो ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती है। आगे चलते हैं हम। धारा देखें
23 ध्यान रखना, धारा 23 में मोस्ट बात की गई है अध्यापकों की नियुक्ति पात्रता के आधार पर, नियुक्ति पात्रता के आधार। पात्रता से मतलब क्या है? पात्रता से मतलब है जैसे राजस्थान में तो आरटेट, अगर एक केंद्र है तो सीटेट जो कंप्लीट करके आया है वो उसी अध्यापक की नियुक्ति की जाती है ताकि बच्चों को वो अच्छा ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान दे सके। ये धारा कौन सी बात की गई है? धारा 23 के अंदर। अब हम आगे चलते हैं तो धारा हम लेते हैं 27। धारा 27 के तहत जो शिक्षक है उनके कर्तव्य बताए। शिक्षकों के कर्तव्य, क्या कर्तव्य है शिक्षकों को? चुनाव में ड्यूटी देना, जनसंख्या गणना में ड्यूटी देना, और कोई महामारी आ गई है या कोई सरकार की तरफ से इस प्रकार की विपदा आ गई है तो उस पर ड्यूटी देना। जैसे अभी वर्तमान में हमारे देश में महामारी चल रही है जिसका कोरोना टेट, जो कोरोना के तहत भी अध्यापक अपने कर्तव्य निवारण कर रहे हैं। तो ये अध्यापकों का कर्तव्य होता है कौन सी धारा के तहत? धारा 27 के तहत। अब हम आगे चलते हैं, धारा लेते हैं या 28। तो 28 नंबर की जो धारा है उसके अंदर दे गए कि निजी शिक्षण नहीं करा सकते। निजी शिक्षण का मतलब ट्यूशन वगैरह, यहाँ प्रावधान केवल प्राइमरी शिक्षकों तक ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो प्राइमरी शिक्षक है 1 से 5 कक्षा तक पढ़ाने वाले, उसके लिए ये प्रावधान है कि निजी आप शिक्षण नहीं करा सकते, ट्यूशन वगैरह नहीं करवा सकते। ये धारा कौन सी तहत बात की गई है? धारा 28 के तहत। आगे चलते हैं, आगे हम लेते हैं तो धारा 30 की बात करते हैं। तो धारा 30 में क्या बात की गई है? प्रमाण पत्र बच्चे को देना होगा। मान लीजिए कोई बच्चा है 6th क्लास में और उसने एक एग्जाम पास किया है, आगे एग्जाम में निबेटा नहीं दिया है, तो भी उसको अगली कक्षा में प्रमोट करना पड़ता है, जैसे 7th में आएगा। और ये नियम है, बच्चे को फेल भी नहीं कर सकते और उसको पास करना पड़े। इसीलिए जो 5वीं और 8वीं बोर्ड तो बना दिया है लेकिन वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ग्रेडिंग सिस्टम एंड में डी तक मिल जाता है लेकिन बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। अब हम धारा लास्ट की देखते हैं, धारा 38 अंदर बात क्या की गई है? राज्यों को एक अधिकार दिया गया है, सॉरी राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि राज्यों को, राज्य सरकार राज्यों को ये आदेश देती है कि आप अपने राज्यों में ये अधिकार लागू कीजिए। अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009, जैसे राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 में सभी लागू हो गया लेकिन राज्यों में सबका अलग अलग हुआ है, जैसे राजस्थान में 2011 में हुआ है। इसी प्रकार ये कौन निर्देश देता है? राज्य सरकार। तो ये कुछ मुख्य धाराएं थी जिसके हमने जानकारी प्राप्त करी। अब मैं कुछ प्रावधान बताती हूँ, मुख्य प्रावधान क्या है। जैसे हम पहला प्रावधान लें तो पहले प्रावधान में प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और माध्यमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय नहीं है तो छात्रावास या वाहन की सुविधा करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात हम देखें, जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको अगर मान लो प्रवेश के लिए आए हैं स्कूल विद्यालय में तो उसको फीस नहीं लगेगी और प्रवेश करते समय जो टेस्ट किया जाता है वो भी नहीं लिया जाएगा। साक्षात्कार, अगर हम ये भी वादे नहीं कर सकते अभिभावकों को कि आपको बच्चे को साथ में लेकर आना है, ठीक है, ये मुख्य बात है। 3 पर बात चलते हैं हम तो तीसरा पॉइंट आता है, जो विकलांग बच्चे हैं वो भी दूसरों बच्चों के साथ नियमित सामान्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। चौथी बात दी गई है, बच्चे का हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं रोक सकते, बच्चे को फेल नहीं कर सकते, बच्चे को स्कूल से हटा नहीं सकते, ये भी प्रावधान है। आगे चलें तो अनुपात देखें शिक्षकों और बच्चों का। तो मैंने बताया था आपको प्राथमिक में 30 बच्चों पर 1 शिक्षक,
अगर 200 बच्चे होंगे तो एक प्राचार्य का प्रावधान है। अगर 200 पर कितने शिक्षक लगेंगे, 40 बच्चों पर एक शिक्षक आ गया, तो ये प्रावधान थोड़ा सा बदलाव। फिर हम माध्यमिक में देखें तो 35 बच्चों पर एक शिक्षक और 100 बच्चे होंगे तो एक प्राचार्य की नियुक्ति। ठीक है, ये उसका शिक्षक अनुपात। रूम 30 बच्चों का एक रूम एक शिक्षक को चाहिए और एक प्राचार्य के लिए अलग से रूम की व्यवस्था हो। आगे हम देखें तो लड़के और लड़कियां या बालक बालिकाओं का शौचालय व्यवस्था अलग हो, दोनों का अलग अलग किया जाए। और अगली हम बात देखें तो बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड नहीं दे सकते, ये या वो सूचक गालियां भी नहीं से जाति सूचक गालियां भी नहीं सकते। अगर इस प्रकार कोई प्रावधान मिलता है तो उसको कठोर दंड दिया जाता है। और लास्ट बात आती है हमारी, अगर हमें शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई शिकायत है और वो कहाँ करनी है, तो गांव के अंदर ग्राम पंचायत में, तहसीलों में और जिला मुख्यालय पर हम इनकी शिकायतें कर सकते हैं। इनके संबंध में कोई ऐसी कोई बात आई हो तो हम उसको अवगत करा सकते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको सुव्यवस्थित अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। इसलिए इस नियम को बनाकर तैयार किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।